गुजरात के अहमदाबाद में एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। बहुत सारे मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं। तभी उस मालिक का 4 साल का बेटा वहां आकर खेलने लगता है। उनमें से एक मजदूर उसे देखकर उसकी माँ से कहने लगता है कि आपका बेटा तो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसकी वृद्धि हो नहीं पाएगी, इसे आप जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ जाकर दिखा लीजिए। उसके बाद वो कहने लगती है, तुम भला ऐसे कैसे जानते हो? क्या तुम इसके बारे में कुछ दवाइयाँ भी जानते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं दवाई भी जानता हूँ। एक पेन कापी मंगवाता है और उसमें दवाई लिख देता है। ये सब बातें वो महिला शाम को अपने पति से कहती है कि हमारा बेटा बीमार है, अब उसे हमें हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, अगर वो इतना ही बड़ा डॉक्टर होता तो यहाँ पर मजदूरी क्यों करता। लेकिन पत्नी के लाख कहने पर पति मान जाता है और अगले दिन अपने बच्चे को लेकर ये नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जब चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, इसको तो बहुत बड़ी बीमारी है, अगर इसका इलाज टाइम पर नहीं मिला तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये बच्चा बड़ा नहीं होगा। दोस्तों, ये सब बातें उस मजदूर ने बोली थी, यही सब बातें अब ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब से कुछ दवाइयाँ लिखवाते हैं कि दवाइयाँ इनकी लिख दीजिए, और जब उन दोनों दवाइयों को मिलाकर देखते हैं वो दवाइयाँ बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं, लिखाई भी सेम टू सेम होती है। अब इस पत्नी के दिल और दिमाग में कुछ हलचल होने लगती है, अपने पति से कहने लगती है कि हो ना हो ये कहीं ना कहीं ये डॉक्टर हैं और किसी वजह से मजबूरी में ये यहाँ आकर ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब पति पत्नी दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस मजदूर को अपने पास बुलाते हैं। उससे कहने लगते हैं कि आप अपनी सच्चाई बताइए कि आप मजदूर तो नहीं हो, आप डॉक्टर हो, फिर मजदूरी क्यों कर रहे हो, क्या बड़ी वजह रही होगी। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैडम, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे 1-2 दवाई के बारे में पता था। लेकिन यहाँ पर वो मैडम और जो उसके पति होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तुम अपनी मजबूरी के बारे में बताओ, तुम यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो। दोस्तों, अब इस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये लड़का अपने आप का नाम मोहन बताता है। कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं, मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार था, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। लेकिन जब मैं डॉक्टर बन जाता हूं तो गुजरात के अहमदाबाद में आ जाता हूं, एक हॉस्पिटल में अपनी सर्विस को आगे बढ़ाने लगता हूं। वहीं पर मेरी मुलाकात एक अंजलि नाम की लड़की के साथ में हो जाती है और उसके साथ मुलाकात ऐसे आगे बढ़ जाती है कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता हूं। घर वाले मुझसे मना करते हैं कि इस तरह से तू अनजान लड़की के साथ में शादी मत कर, लेकिन मैं घर वालों की एक भी बात नहीं मानता और घर वालों से यही कहता हूं कि मुझे शादी करनी है तो बस इसी लड़की के साथ करनी है, अन्यथा मैं शादी करूंगा ही नहीं। फिर उसके बाद मैं शादी उस लड़की के साथ में कर लेता हूं, घर वाले भी मान जाते हैं और फिर मैं अहमदाबाद में ही रहने लगता हूं। यहाँ पर फ्लैट ले लेता हूं और फ्लैट में हम दोनों रहने लगते हैं। लेकिन जो मेरी पत्नी है उसका व्यवहार अलग ही होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है। दोस्तों, अब यहाँ पर मुझे अपने प्यार के जाल में इस तरह से फंसा लेती है, मुझसे कहती है कि तू अपने घर वालों से अपनी ज़मीन को अपने नाम उतरवा ले, नहीं तो कभी भी घपला हो सकता है। और मैं बिना कुछ सोचे समझे घर वालों के साथ लड़ाई कर देता हूँ, अपने बड़े भाई के साथ भी लड़ाई करता हूँ, उसके साथ हाथापाई भी मेरी हो जाती है। फिर मेरे माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना अब इनकी जो ज़मीन है उसका बंटवारा कर ही दिया जाए। हमारी ज़मीन का बंटवारा हो जाता है और मैं उस ज़मीन को बेचकर सीधे शहर में आ जाता हूँ। यहाँ आकर 1-2 फ्लैट ले लेता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कहती है कि ये सब फ्लैट मेरे नाम लो। मैं उसके प्यार में इस तरह से अंधा हो चुका था कि मैं फ्लैट उसके नाम ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पर थोड़ा समय और बीतता है और एक दिन मेरी पत्नी मुझसे ये कहकर घर को छोड़ देती है कि तेरे पास अब है ही क्या, मैं तेरे साथ किस तरह से रहूं। दोस्तों, अब यहाँ पर इस मोहन के हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, जिसके लिए तूने अपने घर वालों से आना जाना तक बंद कर दिया, वो तुझे अब इस तरह से छोड़कर चली गई। दोस्तों, अब ये मोहन टूट सा ही जाता है और शराब पीने लगता है। शराब भी इतनी ज़्यादा पीने लगता है, जिस हॉस्पिटल में होता है उस हॉस्पिटल से भी इसे निकाल दिया जाता है कि तू अब यहाँ से
चला जा, तुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू शराबी है और शराबियों की हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं होती। अब ये बिल्कुल टूट सा ही जाता है। जो इसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है, फ्लैट होता है, वो सब बिक जाता है दारू के नशे में। एक दिन का वाकया होता है जब ये रोड पर पड़ा होता है और एक व्यक्ति पीछे से आता है, इसको ठोकर लगाता है और कहता है कि तेरा हादसा ऐसा ही होना चाहिए था, तेरे लिए तो इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था, तो वो होना चाहिए था, तूने अपने माता पिता को छोड़ दिया एक औरत के लिए और आज वो औरत भी तुझे छोड़कर चली गई। दोस्तों, इसकी समझ में आने लगता है कि यार तूने बहुत बुरा किया। अब वो अपने घर भी नहीं जा सकता और अब हॉस्पिटलों में भी जाता है तो वहाँ जाकर लोग बाग यही कहते हैं कि ये तो शराबी डॉक्टर है, ये तो पता नहीं किसी के बच्चे को क्या दवाई दे देगा। इसलिए किसी भी हॉस्पिटल में इसे अब नौकरी नहीं मिलती। जो इसकी डिग्री है वो धरी की धरी रह जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हो जाता है। परेशान होकर अब ये मेहनत मजदूरी करने लगता है और इनके घर पर अब ये इसी तरह से मेहनत मजदूरी कर रहा होता है। दोस्तों, अब ये पति पत्नी दोनों के दोनों उससे कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तुम बहुत ही नेक डॉक्टर हो और तुम डॉक्टरी दोबारा से स्टार्ट करो। वो लड़का कहने लगता है कि मैं भला कैसे डॉक्टरी स्टार्ट करूं, मुझे तो सब शराबी कहते हैं, हालांकि मैंने अब 6 महीने से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है, फिर भी लोग बाग मुझे शराबी ही कहते हैं और मुझे कोई नौकरी देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो अमीर आदमी होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल खोल देता हूं और उसी हॉस्पिटल में मैं तुम्हारा कामकाज चलवाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का एकदम से टूट सा ही जाता है, अपनी आंखें भर लाता है और कहने लगता है कि साहब आप इतनी बड़ी मेहरबानी कर रहे हो तो मैं भी मना नहीं कर सकता, आप हॉस्पिटल स्टार्ट करें। दोस्तों, फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवाया जाता है और हॉस्पिटल में तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। डॉक्टर साहब जो यहाँ पर अब तक उसे शराबी कहते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोग बाग आने लगते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं तो लोग बाग भूल जाते हैं कि ये कभी शराबी भी हुआ करता था। आज डॉक्टर साहब का नाम चारों तरफ फैलने लग जाता है। फिर डॉक्टर साहब एक दिन अकेले बैठे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, आंसुओं की वजह उनका परिवार होता है जिसे वो याद कर करके रो रहे होते हैं और कहते हैं कि काश अगर मेरा परिवार भी आज मेरे साथ होता तो बहुत अच्छा होता। ये सब बातें वो मालिक सुन लेता है। मालिक यहाँ पर उससे कहता है कोई बात नहीं, अगर तू उनके पास नहीं जा सकता तो हम लोग उनके पास जा सकते हैं। उसके बाद ये मालिक मालकिन दोनों के दोनों गाड़ी में बैठकर सीधे इसके गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इसके घर में जब प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि इसके जो माता पिता हैं वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन बड़ा भाई है, भाभी है, उसके बच्चे हैं। अब यहाँ पर ये जो मालिक होते हैं वो उनसे बातचीत करने लगते हैं कि तुम्हारा भाई इस तरह से पछता रहा है, उसका सब कुछ लुट चुका है, छिन चुका है, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल दोबारा से वो स्टेबल हो रहा है और अच्छे से अब अपने कामकाज को कर रहा है। वो आपके साथ मिलना चाहता है। बड़ा भाई जो गिले शिकवे होते हैं उन सबको भुला देता है और तुरंत ही तैयार हो जाता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर उसी गाड़ी में ये लोग बैठकर सीधे अहमदाबाद पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद जब छोटा भाई बड़े भाई को अपने सामने देखता, अपनी भाभी को देखता है तो भावुक हो जाता है, दौड़कर उनके पैरों में बैठ जाता है और कहने लगता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। भैया उसे उठाता है, अपने गले से लगाता है और कहने लगता है पगले, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तू तो मेरा भाई है, तू कोई मेरा ऐरा गहरा नहीं है, तुझे तो मैं अपने सीने में लगा कर रखूँगा। दोस्तों, भाई की ऐसी बातों को सुनकर भाई भावुक हो जाता है और अपने बड़े भाई से कहने लगता है कि भैया आज के बाद आप लोग गांव में नहीं रहोगे, यहीं शहर में रहोगे और मेरे साथ में रहोगे। मैं यहीं पर आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उनको अच्छा ऑफिसर बनाऊंगा, मैं आगे अपने जीवन को इसी तरह से बिताऊंगा। दोस्तों, भैया भी यहाँ पर उसकी बातें मान जाते हैं और वहीं पर आकर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस सब के बारे में जब उसकी पत्नी को पता चलता है तो पत्नी को फिर से लालच जागने लगता है कि क्यों ना अब उससे और दोबारा पैसे ऐंठे जाएं। फिर अंजलि सीधे इसी के पास आती है, मोहन के पास, और आकर इससे कहने लगती है
कि मैंने अभी तुमसे तलाक लिया नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। दोस्तों, मोहन अब बहुत चालाक हो चुका था। वो पहले ही ये सब कर चुका था कि अपनी जो भी बची कुची प्रॉपर्टी है उस सब को अपने बड़े भाई के नाम करवा चुका था और कहता है कि अब तुम्हें जो लेना है वो ले लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो भी कहती कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तो ये मोहन कहता है कि मैं तो तुमसे पहले भी तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो आ जाओ, बेशक से मुझसे तलाक ले लो। दोस्तों, उसके बाद वकील से जब बातचीत होती है तो वकील साहब भी यही कहते हैं कि 8 साल आपको एक दूसरे से दूर रहते रहते हो गए तो आपका तलाक तो हो ही चुका है। अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, बाकी आपके तलाक में कोई देरी नहीं है, आपका तलाक हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद ये पत्नी भी वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये पति उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और अब ये अपने भैया भाभी के साथ बड़े आराम से रह रहा है। दोस्तों, भैया भाभी अब इसके लिए एक लड़की देख रहे हैं, जल्द ही इसकी शादी हो जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, अब इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आपका एक सहयोग हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियां हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते तो हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के नाम पर आप भूल जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा भी मत करें कि हमें भी थोड़ा सा गलत लगे। आप हमें सब्सक्राइब भी करें, हमारे साथ जुड़ें। जब आपको हमारे वीडियो देखने ही अच्छे लगते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।